हेलो दोस्तों, कल आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्जाम है, बहुत सारे कॉलेजेस में, है ना। तो हम लोग करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग की थ्योरी जो एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है। देखो, मैं यहाँ पर एक एक चीज़ एकदम गहराई से नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता गहराई से? क्योंकि आपका कल एग्जाम है। एक एक चीज़ इन डेप्थ बताने जाऊँगा तो इस लेक्चर को लग जाएगा 1.5-2 घंटा। तो कम से कम समय करना है, तो मैं ध्यान रखूँगा कि पूरा चीज़ों को मैं समझाऊँ और शॉर्ट में समझाऊँ, है ना। तो इसलिए आपको को लेक्चर में आराम से सुनना है, आराम समझना है, फोकस होकर समझना है, ठीक है। क्योंकि आपका समय कम है ना। मेरा क्या है, मैं तो बना दूंगा 4 घंटे का वीडियो, पर आपको पढ़ तो पाना चाहिए, इतना समय तो होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रक्रिया परिव्यांकन को समझाते हुए इस प्रणाली की विशेषताएं बताइए। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है आपको वो बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताना है, यह प्रणाली किन उद्योगों में प्रयुक्त होती है और प्रोसेस कॉस्टिंग का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। क्लियर है? देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ भी यहाँ पर नाम क्या है, प्रोसेस का लिखा है, प्रोसेस। तो मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले अपन मान लो उसके लिए 3-4 प्रोसेस होंगे। मान लो एक प्रोसेस का नाम है ए, एक प्रोसेस का नाम क्या है मान लो बी। मान लो ए में डाले, बी में डाले, फिर बी में डालने के बाद क्या बन गया, फिनिश गुड्स बन गया, ऐसा। तो एक प्रोसेस एक यहाँ पर बनेगा, फिर इसको यहाँ से जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट डलेगा, फिर कुछ आवश्यक होगा तो यहाँ पे और मटेरियल डलेगा, फिर क्या आएगा, फिनिश गुड्स। तो प्रोसेस ए में क्या लग सकता है? मटेरियल लग सकता है, लेबर लग सकता है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर लग सकता है। मटेरियल लग सकता है, लेबर लग सकता है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर लग सकता है। लेकिन नॉर्मल लॉस कहाँ पे होता है? मटेरियल में। लॉस कहाँ पे होता है? मटेरियल में, है ना। क्लियर हुआ? मतलब अल्टीमेटली प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई प्रोडक्ट जो बनता है वो एक से अधिक प्रोसेस से होकर गुजरता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। देखो, जैसे प्रक्रिया परिव्यांकन से आशय लागत की उस प्रणाली से है जहां वस्तु को अंतिम रूप लाने के लिए कई स्थानों एवं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। क्या लिखा है? कई स्थानों एवं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस विधि में पहली प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री का रूप बन जाता है। जो बताया, प्रोसेस ए से जाएगा प्रोसेस बी में, इसके लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल। इसके लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल, है ना। और इसमें कुछ मटेरियल अपलोड करना है या लगाना है तो ये भी और लगा सकता है। इस तरह एक सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है जहां पर निर्माण कार्य पूर्ण होता है तथा वस्तु विक्रय योग्य बनती है। बी में बना और सी में आए तो क्या बनेंगे? फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स क्या करेंगे हम लोग? सेल करेंगे, ऐसा। इस विधि का प्रयोग रासायनिक पदार्थ, साबुन, वनस्पति घी, तेल व अन्य वार्निश वस्तुओं के उत्पादन में होता है। मतलब साबुन बनाना है तो 2-3 प्रोसेस होंगे, है ना। वनस्पति घी बनाना है तो 2-3 प्रोसेस होंगे, ऐसा बोल रहा है। तो प्रक्रिया लागत विधि ऐसे उद्योगों में प्रयोग की जाती है जिनमें ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जो विभिन्न विधियों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रत्येक विधि की लागत का जानना आवश्यक होता है। तो हमको जानना पड़ेगा प्रोसेस ए की कॉस्टिंग कितनी है, प्रोसेस बी की कॉस्ट कितनी है। प्रक्रिया परिव्यांकन निम्न उद्योगों के लिए उपयुक्त है: निर्माण उद्योग, रसायन उद्योग, खान उद्योग, जन उपयोगी कार्य और अन्य जैसे शक्कर वगैरह। प्रक्रिया लागत की विशेषताएं क्या लिखी हुई है? उत्पादन कार्य एक से अधिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, पहली बात तो ये। प्रोसेस कार्य एक से अधिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इस स्थिति में प्रत्येक प्रक्रिया का प्लांट एक उत्पादन का निर्माण करता है ना। प्रोसेस ए में कुछ उत्पादन होगा, फिर प्रोसेस बी में जाएगा, प्रोसेस बी में कुछ उत्पादन होगा, प्रोसेस सी में जाएगा, ऐसा। उत्पादन मानक होता है। उत्पादन मानक होता है मतलब हमको मालूम है कि 100 केजी अगर हमने इनपुट डाला, मान लो प्रोसेस ए में हम डाला 100 केजी, तो हमको मालूम है कि भाई प्रोसेस बी में आना चाहिए 90 केजी। 10% क्या होता है? नॉर्मल लॉस। ऐसा हमको मालूम है कि ऐसा होता ही है, उत्पादन मानक होता है। वह प्रक्रिया भी क्या होती है? मानक होती है। एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी निर्मित प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होता है, वही। इसके लिए निर्मित बन गया ये 90, इसके लिए यहाँ पे क्या बन गया? ये रॉ मटेरियल। उसके बाद उत्पादन कार्य संपन्न करने के लिए प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित होता है कि प्रोसेस ए में जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा। तथा प्रत्येक प्रक्रिया की क्रियाएं भी निश्चित होती है। उसके अलावा उत्पादन सजातीय सदृश्य होता है। सजातन मतलब टेंजिबल होता है, दिखता है। तथा एक प्रक्रिया का इकाइयां एक ही प्रकार की होती है। उदाहरण दिया हुआ है, कोई उत्पादन अ ब स 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, अतः अ प्रक्रिया का उत्पादन ब से अलग होता है, ब का उत्पादन स से अलग होता है, ऐसा। अतः ये उत्पादन स्वयं प्रक्रिया में एक ही प्रकार की होती है। प्रक्रिया परिव्यांकन के उद्देश्य तथा लाभ। उप उपोत्पाद का मूल्य का निर्धारण करना। इस पद्धति में विभिन्न प्रक्रियाओं में वस्तु की लागत अलग अलग होती है। इससे उत्पादक यह निर्णय ले सकता है कि यदि पहली प्रक्रिया का उत्पाद महंगा पड़ रहा है तो उसे कच्चा माल के रूप में बाजार से खरीदें। लगा फिर प्रोसेस में गुड्स बनाया, महंगा पड़ रहा है तो उसको लग रहा है बाजार में रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो रॉ मटेरियल ले लो, खुद से मत बनाओ। क्लियर हो अच्छे से? उपोत्पाद का मूल्य ज्ञात करना।
ये भी क्या लिखा, देखो उपोत्पाद का मूल्य ज्ञात करना, किसी वस्तु के उत्पादन में उपोत्पाद भी निकलते हैं जिनका मूल्य भी इस पद्धति के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वर्ड में क्या लिखा है, विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले क्षय की जानकारी, यानी कि क्या लिखा है, देखो विभिन्न प्रक्रिया में होने वाले क्षय की जानकारी। वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के क्षय होते हैं, जैसे कि भार में क्षय, है ना, भार से पेट्रोल में कमी आ जाती है, सामान्य क्षय। इस पद्धति से क्षयों की मात्रा एवं लागत का ज्ञान हो जाता है, मतलब मालूम चल जाता है। हम बनाते हैं अकाउंट कि भैया कितना आउटपुट होना चाहिए था, आउटपुट कम हुआ, क्यों हुआ, इस कारण हुआ। क्षय की जानकारी होती है कि क्या-क्या क्षय हुए। कम व अधिक व्यय का ज्ञान, उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के कारण आय व्यय की स्थिति का पता सरलता से लग जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया का लाभ हानि ज्ञात करना, इस पद्धति के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का उत्पादन विक्रय कर दिया जाता है तो लाभ व अथवा हानि में आसानी ज्ञात होती है। जैसे मान लो ए बनाया, ए से जाना था बी में, मैं बोला नहीं यार ए से बी में जा रहा हूँ तो उससे अच्छा क्या करता हूँ, मैं मार्केट में बेच देता हूँ। तो इस पद्धति के अंतर्गत यदि किसी प्रकार उत्पादन विक्रय कर दिया जाता है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करने में आसानी होती है, क्योंकि इस उत्पादन की उस प्रक्रिया की लागत पूर्व से विदित होती है। पहले से मालूम है क्या लागत थी, कितने में बेचा। प्रक्रिया परिव्यंजक के सामान्य सिद्धांत, इस विधि में प्रत्येक का अलग अलग खाता बनाया जाता है, यानी प्रोसेस ए का खाता अलग, प्रोसेस बी का खाता अलग। प्रत्येक प्रक्रिया के विकलन में व्ययों का उल्लेख रहता है और व्यय के अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय का उल्लेख होता है। मैं बताता हूँ यहाँ पे हल्का सा, एक मिनट, हाँ एक मिनट। देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मान लो प्रोसेस अकाउंट, जैसे कॉलम क्या बनेगा, प्रोसेस अकाउंट का कॉलम, प्रोसेस ए का मान लो कॉलम बनाते हैं अपन। ये कॉलम बनेगा पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, फिर बनेगा पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला टू मटेरियल, क्या डाला, टू मटेरियल। इनपुट कितना है मान लो, इनपुट कितना है 500, कितना है इनपुट 500, अमाउंट कितनी है मान लो 400। लेता हूँ टू लेबर, लेबर में कुछ इनपुट नहीं आएगा, ये कितना ले लिया है 400। टू लिख लिया मैं ओवरहेड, ये भी कितना आया मान लो, ये कितना आया 4, ये आ गया मान लो 500। फिर मान लो यहाँ पे मेरे को हुआ नॉर्मल लॉस, क्या हुआ मेरे को नॉर्मल लॉस, कितने का हुआ, मैं सोचा था भाई 20% का नॉर्मल लॉस होगा, तो हुआ मेरे को 20% का नॉर्मल लॉस। कितना आ जाएगा यहाँ पर नॉर्मल लॉस 100, तो नॉर्मल 500 में 100 का नॉर्मल लॉस हुआ। और मैं फिनिश गुड्स प्रॉपर तरीके से कितने का निकला, 400 निकला। मैंने सोचा था नॉर्मल लॉस होगा 100 का और फिनिश गुड्स आएगा 400 का, तो ऐसे ही हुआ, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ खाली यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, मान लो एग्जाम्पल के लिए फिनिश गुड्स बन जाता है मेरे सामने, है ना। प्रोसेस भी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तभी आप सीख पाओगे फिलहाल। तो नॉर्मल लॉस मान लो 100 रुपये का आया, ये 400 का आया, है ना, ये तो पूरा अकाउंट बन गया। मान लो मेरे को लगता है कि नॉर्मल लॉस एक कितने बेचता हूँ मैं, 1 रुपये बेचता हूँ, तो कितने का बेच दिया मैं, 100 का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 100 का बेच दिया। अब फिनिश गुड्स की मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा, तो इसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। क्या यूज करते हैं, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे यूज करना है इसको, टोटल कॉस्ट माइनस रिलेशन रिलेशन फ्रॉम, कहाँ से लेना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस, कहाँ से लेना है, नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस से। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे अपन, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितना आया था मेरे पास, टोटल कॉस्ट 4 4 8 8 5 13, 13 आया, 1300 आया टोटल कॉस्ट, माइनस नॉर्मल लॉस से कितना मिला मेरे को 100 रुपये, मैं कर दूंगा मैं 100 रुपये। इनपुट कितना किया था मैं 500, ये गया था 500, और मेरे को लॉस कितने का हुआ था यहाँ पर 100 का, ये देखो 100, ये माइनस कर दिया मैं 100, कितना आया पर 1200, यहाँ पर कितना आया 400, 4 कम 4 4 दिया 12, ये आ गया 3 रुपीज़। मतलब यहाँ पर फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, 400 इंटू 3, कितना आ गया 1200। देखो अपने टैली हो जाएगा, 100 और 1200 कितना हुआ 1300, ये भी अपने टैली हो जाएगा, कितना हुआ 500, ये भी यहाँ पे 1300 तो है ही, यहाँ पर 500, ऐसा। क्लियर अच्छे से। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, डेबिट में क्या आएगा, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, है। मैं पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि समय कम ही है आपके पास। यदि देखो इस विधि में प्रत्येक का अलग अलग खाता बनाया जाता है। प्रक्रिया खाते के विकलन में व्यय का उल्लेख रहता है। व्यय के अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय का उल्लेख होता है। प्रत्यक्ष सामग्री समझ गए आप, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का उल्लेख रहता है। अब देखिए अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्न में अप्रत्यक्ष व्यय एक साथ दिए गए हो तो उन्हें उचित आधार पर या श्रम के अनुपात में छाड़ते हैं। मतलब दिया हुआ आपको तीनों प्रोसेस का खर्चा आपको एक साथ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस हिसाब से बांटेंगे। क्या करेंगे, हम उस हिसाब से बांटेंगे। उसके बाद प्रक्रिया खाते के जमा पक्ष में सामान्य क्षय, समा मतलब क्रेडिट। क्रेडिट में देखिए हम लोग क्या देखिए, नॉर्मल लॉस, क्या देखिए हम लोग अब नॉर्मल लॉस। और मान लो सेल, क्वेश्चन में लिखा है सेल, तो क्या लिखेंगे हम लोग सेल। लेकिन हम लोग इस केस में क्या लिखे, फिनिश गुड्स, क्योंकि अपन को माने नहीं थे कि सेल कर रहे हैं, अपन क्या लिखे थे खाली फिनिश गुड्स, तो सेल लिखा तो सेल, फिनिश गुड्स लिखा तो फिनिश गुड्स।
प्रत्येक प्रक्रिया के खाते में लागत के साथ साथ इकाइयों का भी उल्लेख लिखा रखते हैं। देखिए हमने क्वांटिटी का कॉलम बना हुआ था। प्रत्येक प्रक्रिया खाते के विकलन एवं समाकलन पक्ष में जो अंतर होता है उससे अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित करते हैं एवं अंतिम प्रक्रिया का जो अंतर होता है वह निर्मित स्टॉक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो अंतर होता है, देखें ना अपन, अंतर क्या हुआ था यहाँ पर, ये 500 था, ये नॉर्मल है 100, ये किसमें गया, फिनिश गुड्स में जाएगा या फिर क्या आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। फिलहाल हमारे कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस होता तो क्या चले आता, प्रोसेस बी में चले आता, ऐसा। क्लियर हो अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं अपन अंतर बताइए, इसको साइड में करते थोड़ी देर के लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं अभी हम लोग। देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, प्रक्रिया लागत खाते के विभिन्न प्रारूपों को समझाइए। क्या बताना है आपको, फॉर्म्स। तो यहाँ पर जो है ये सिंपल प्रोसेस, लॉस इन वेट है ना, सब देखने पर वेस्ट इन प्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है ना, इसका फॉर्मेट पढ़ लेना, एक बार अभी पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अपन मेनली चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये सामान्य हानि, असामान्य हानि, असामान्य बचत। सामान्य हानि क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे को लग रहा है कि मैं 500 का डालूंगा, 500 की जगह डालूंगा इनपुट, मेरे को 20% का क्या होगा, सामान्य हानि, उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। मतलब 100 kg का क्या हो गया मेरा, नॉर्मल लॉस। मतलब ये स्टैंडर्ड इकोनॉमी था, इतना होना ही है और इतना ही हुआ। देखो यह सामान्य क्षय भी कहलाता है। सामान्य क्षय से तात्पर्य क्षय की उस मात्रा से है जो सामान्य उत्पादन करने पर सामान्य रूप से क्षय होगी। इस प्रकार की हानि वस्तु के सिकुड़ जाने, भाप बनकर उड़ जाने, विक्रय हो जाने से संबंधित होती है, अतः भार में कमी सामान्य क्षय है। इस प्रकार के क्षय का अनुमान प्रायः गत वर्षों के वास्तविक क्षय की मात्रा के आधार पर किया जाता है। मामूली इंडस्ट्री में भाई ऐसा होता ही है, इस इंडस्ट्री में इतना लॉस होता ही है वो। इस प्रकार की हानि का होना उत्पादन में निश्चित होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। देखो ये जो हानि होना क्या है, निश्चित है, हानि होना निश्चित है, इसे रोका नहीं जा सकता, नहीं रोक सकते हम लोग हानि को। सामान्य हानि की मात्रा पिछले अनुभवों या परीक्षणों के आधार पर तय किया जाता है। यदि सामान्य हानि क्षय का कोई विक्रय हो, प्रक्रिया खाते के समाकलन पक्ष में इसे लिखते हैं। अगर नॉर्मल लॉस हो, कोई सेल होती है, नॉर्मल लॉस का सेल होती है, अपन देखें ना नीचे यहाँ ऊपर में, देखो ये नॉर्मल लॉस था, इसका सेल हुआ तो हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा, ऐसा। इस प्रकार का लेखा करने से उत्पादन लागत में कमी आती है। बिल्कुल उत्पादन लागत में कमी तो आएगी ना भाई, लेकिन सामान्य क्षय कोई विक्रय ना हो तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। ठीक है, अभी आपको बताया ना ऊपर, वो फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, चाहे आपका नॉर्मल लॉस हो, चाहे अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन हो या अब नॉर्मल लॉस हो, हर केस में ऊपर फॉर्मूला बताया वो अप्लाई होगा। कॉस्ट पर यूनिट इस चैप्टर में ऐसे निकलेगी, कुछ भी हो जाए इस चैप्टर में नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, वो हमेशा इस चैप्टर में याद रखना ऐसे निकलेगी। टोटल कॉस्ट जो हमारी है वो माइनस करेंगे हम लोग रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। कुछ भी हो हमको यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। अब चाहे नॉर्मल, चाहे आपको नॉर्मल लॉस हो, चाहे अब नॉर्मल लॉस हो, अब नॉर्मल लॉस हो, चाहे अब नॉर्मल गेन हो, हर केस में हम नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। इसके बारे में लंबी चौड़ी कहानी है, पर फिलहाल इतना ही समझो, क्लियर है। सामान्य क्षय की मात्रा से निर्मित वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है। सामान्य क्षय की मात्रा से समान क्षय की मात्रा से निर्मित वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है। देखो ये यह प्रक्रिया की हानि होती है, जिसके कारण तैयार माल का मूल्य प्रति इकाई बढ़ जाता है। नॉर्मल लॉस हो तभी तो कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 100 माइनस 10 कितना आ रहा है, 90। कम से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा। मैथ्स भी समझ सकते हो आप, कम से डिवाइड कर रहे हैं तो मैथ्स क्या आएगा, ज्यादा। जैसे कि देखो यहाँ पर 4/4 कितना आया, 1। अब मैं कम से डिवाइड करता हूँ, 4/2 कितना आया, 2, ऐसा। तो कम से डिवाइड करोगे तो अपने आप कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा। प्रक्रिया खाते में सामान्य क्षय को समाकलन पक्ष में मात्रा वाले खाने में लिखा जाता है। क्या लिखा है, प्रक्रिया खाते में सामान्य क्षय को समाकलन पक्ष, मालूम है हम लोग, अभी ऊपर देखें ना अपन अकाउंट कहाँ लिखा है, सामान्य पक्ष में, यानी कि समाकलन में क्रेडिट में लिखा जाता है। सामान्य क्षय की विशेषताएं क्या क्या है, इस क्षय को रोका नहीं जा सकता, इस क्षय के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, यह क्षय पिछले अनुभव पर आधारित एक निश्चित प्रतिशत होता है। हमको मालूम है इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है, और पिछले अनुभव भी हमको मालूम है। इस क्षय से अवशेष मूल्य प्राप्त हो सकता है और नहीं भी, नॉर्मल और सेल भी हो सकता है और नहीं भी। इस क्षय को प्रक्रिया खाते के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। अब क्या लिखा, देखो असामान्य हानि। असामान्य हानि क्या होता है, जैसे मैंने सोचा था कि भाई मैं 500 kg का डालूंगा इनपुट और मेरा 400 का क्या होगा आउटपुट, मैंने तो ये सोचा था, है ना। मतलब मैं क्या सोचा था कि मेरा 20% क्या होगा, 20% क्या होगा, नॉर्मल लॉस। क्या होगा, नॉर्मल लॉस।
यानी 500 का 20% कितना होता है 100, ये क्या होगा नॉर्मल लॉस। मैंने सोचा था, ये क्या था मेरा एक्सपेक्टेड, ये क्या था मेरा एक्सपेक्टेड इतना था। आपको मैं अलग से बताता हूँ पेज लेके, यहाँ बता देता हूँ। हाँ, मैंने क्या सोचा था कि ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है। मैं यहाँ पर 500 kg का डालूंगा इनपुट और मेरा नॉर्मल लॉस होगा कितना 20%। तो यहाँ पे मिलेगा कितना मेरा 400 kg का मिलेगा आउटपुट समझो। यानी अल्टीमेटली प्रोसेस ए में डालूंगा 500, ऐसा समझो प्रोसेस ए में डालूंगा 500 और इसका आउटपुट कितना आएगा मेरे को 400 kg आएगा प्रोसेस ए से। फिर ये चले आएगा यहाँ प्रोसेस बी में कितना 400, ठीक है। लेकिन ये था मेरा एक्सपेक्टेड, मेरे को इतनी आशा थी, एक्सपेक्टेड था मेरी आशा थी, है ना, कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ मालूम है, एक्चुअल में ए में मैंने डाला कितना 500 डाला केजी का, और मान लो आउटपुट कितना आया 300, आउटपुट कितना आया 300। तो नॉर्मल से ऊपर जो होगा, नॉर्मल से ऊपर जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग अब नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर होगा क्या बोलेंगे उसको अब नॉर्मल। तो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस क्या निकला, अब नॉर्मल लॉस कैसे निकला यहाँ पर 100, क्यों कैसे निकला 100, देखो टोटल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, टोटल लॉस कितना आया यहाँ पर मेरा 200, 500 ने इनपुट डाला कितना निकला 300, 500 का इनपुट डाला कितना निकला 300, टोटल लॉस कितना हो गया 200, माइनस कर दूंगा नॉर्मल लॉस तो होना ही था, ये तो होना ही था ना। तो 100 क्या आ गया मेरा अब नॉर्मल लॉस, 100 क्या आ गया मेरा अब नॉर्मल लॉस, ये वही है। असामान्य हानि, असामान्य क्षय से तात्पर्य उस क्षय से है जो सामान्य क्षय की मात्रा से अधिक है, सामान्य से अधिक है उसको क्या बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। यह किसी विशेष कारणों जैसे प्रबंधकों एवं कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्लांट या मशीनरी खराबी, खराब सामग्री, प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली हानि इत्यादि से होती है। असामान्य कारणों से होने के कारण इसे प्रक्रिया की हानि नहीं माना जाता। मतलब असामान्य कारण ना, इसको हम लोग नॉर्मल लॉस नहीं मानेंगे, प्रोसेस की हानि नहीं है ये, नॉर्मल लॉस नहीं है ये, और ना ही इसके कारण निर्मित वस्तु का प्रति इकाई मूल्य ही प्रभावित होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये देखो ये अगर चाहे आपको अब नॉर्मल लॉस ही क्यों ना हो, हम कॉस्ट पर यूनिट जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। कारण क्या है कि हमारी हानि से अगर हमने, हमारी हानि से हमने जो हमारी हानि के कारण, हमारी हानि के कारण यानी हमारी लापरवाही के कारण जो हानि हुई है, हमारी लापरवाही के कारण जो हानि हुई है, उसका पैसा अगर हम लोग कस्टमर से वसूलेंगे तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। कस्टमर बोलेगा कि यार यहाँ से महंगा मिल रहा है, यहाँ से सस्ता मिल रहा है, वहाँ से लो, इसीलिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल जो लॉस की यूनिट को माइनस करते हैं। यहाँ पे देखो अब नॉर्मल लॉस की यूनिट को हम लोग माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो अब नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करेंगे तो और ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी ऐसा। तो इससे और ना ही इसके कारण निर्मित माल वस्तु प्रति इकाई मूल्य प्रभावित होता है, प्रति इकाई मूल्य इसके कारण प्रभावित नहीं होता। कुछ भी हो हम लोग फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, कुछ भी हो, क्लियर है। इस प्रकार की हानि को सावधानी बरतने से दूर किया जा सकता है। असामान्य क्षय का प्रभाव उत्पादन की लागत वृद्धि पर ना पड़ सके। क्या लिखा है असामान्य क्षय का प्रभाव, असामान्य असामान्य क्षय का प्रभाव उत्पादन की लागत वृद्धि पर ना पड़ सके। इस कारण सामान्य उत्पादन के आधार मूल्यांकन से इसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है। प्रक्रिया खाते में विकलन की इकाइयां, उत्पादन प्लस सामान्य क्षय की इकाइयां, एक मिनट, उत्पादन प्लस सामान्य जो मैं बताया ना आपको अब नॉर्मल उसका निकालने का तरीका उसको याद रख लेना। क्या रखोगे आप टोटल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, इसको लिख कर आना, ठीक है। ये क्या निकालें यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट, वो जो बताया आपको हमेशा आप नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे इसको भी लिख कर आना, ये सब चीज ये सब लिख के आना फॉर्मूला। आप हमेशा क्या लिखोगे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ही निकालोगे हमेशा। कैसे निकालोगे टोटल कॉस्ट जो ऊपर बताया माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन इनपुट माइनस क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस। ये किस में आएगा ऊपर वाला रुपीस में, ये किस में आएगा यूनिट में, क्लियर है। ये होगा फार्मूला, देखो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे आप टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन इनपुट टोटल इनपुट माइनस क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस, ये ऐसा, ठीक है। तो आप क्या दो फॉर्मूले लिख के आएंगे, आप कौन से दो फॉर्मूले लिख के आएंगे आप लोग यहाँ पर, ये एक तो ये जो बताया था ये, एक ये फॉर्मूले कर आएंगे, और ये जो बताया ये मतलब ये वाला जो है यहाँ जो अच्छे से लिखा हो ये, ठीक है। अब देखो असामान्य बचत,
असामान्य बचत से आशय असाधारण आय से है जब वास्तविक अच्छा मैं समझा देता हूँ क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मान लो मैं ए में डालता हूँ इनपुट 500 तो आएगा ए से आउटपुट कितना आएगा 400, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ मालूम है, एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने ए में कितना डाला 500, बाहर कितना आया मालूम है 450, बाहर कितना आया 450। तो मैंने नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग डालते हैं 500 कितना आता है 400, लेकिन मेरा कितना आया 500 डाला कितना आया 450। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको एकदम ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या एक्चुअल, इसका फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं आप लोग, लिख के आना इसको एग्जाम में, अब नॉर्मल गेन इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। एक्चुअल कितना हुआ मेरा 400, हाँ एक्चुअल सॉरी एक्चुअल कितना हुआ 450, और मैंने कितनी आशा कितनी की थी 400, मैंने सोचा था 400 होगा पर कितना हुआ 450। ये हमेशा होता है क्या, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ 500, ये क्या हो गया मेरा अब नॉर्मल गेन, क्या हुआ अब नॉर्मल गेन, ये है बात। और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल लॉस माइनस प्रोसेस लॉस। मैंने नॉर्मल लॉस कितना सोचा था 100 और प्रोसेस में कितना लॉस हुआ 50, ये भी क्या हो गया मेरा अब नॉर्मल गेन। मैंने सोचा था नॉर्मल लॉस कितना होगा 100, नॉर्मल लॉस कितना होगा 100, लेकिन प्रोसेस में लॉस कितना हुआ 50। मैंने सोचा था नॉर्मल लॉस कितना होगा 100, नॉर्मल लॉस कितना होगा 100, तो लॉस कितना हुआ मेरा 50। देखो ये मैं सोचा था 100 होगा भाई लॉस, तो लॉस कितना हुआ सिर्फ 50, ऐसा। देखो असामान्य बचत से आशय असाधारण आय से है, जब वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से अधिक होता है तब सामान्य बचत होती है। क्लियर है, वापस पढ़ रहा हूँ, असामान्य बचत से आशय असाधारण आय से है जब वास्तविक उत्पादन कितना हुआ था 450, सामान्य उत्पादन से अधिक होता है, सामान्य उत्पादन कितना था 400, कितना अधिक हुआ 50। तो वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से क्या होता है अधिक, यह प्रक्रिया खाते में विकलन की ओर दिखाई जाती है, अतः सामान्य हानि तथा अच्छा विकलन खाते में दिखाई जाती है, मतलब क्या हो रहा है कि हमने अब नॉर्मल गेन होगा। देखो ये बनाए में प्रोसेस अकाउंट, ध्यान देना, ये था क्वांटिटी, ये था अमाउंट, ये था क्वांटिटी, ये था अमाउंट, ध्यान सुनना एकदम, है ना। ये मान लो मैं डाला 500, मेरा नॉर्मल लॉस जो होता है हमेशा मैं वही लिखूंगा, नॉर्मल लॉस मेरा जो होता है वो हमेशा लिखूंगा मैं, नॉर्मल कितना बोल रहा हूँ 20% होता है, कितना होता है 100, मैं इसको लिखूंगा ही लिखूंगा। लेकिन मेरा फिनिश गुड्स कितना बना, मेरा फिनिश गुड्स कितना बना मान लो 450, कितना बना 450। तो अब नॉर्मल गेन ही क्यों ना हो, अब नॉर्मल गेन ही क्यों ना हो, मैं अपना नॉर्मल लॉस तो लिखूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टू इनपुट मटेरियल, ये था 500, अब टू यहाँ पे क्या आ गया अब नॉर्मल गेन, कैसे आया, इसको में कितने लिखा 100 प्लस 450 कितना आया 550, ये भी कितना आया 550, ये अपना नॉर्मल कितना आया 50। देखो ये तो नॉर्मल तो मैं हमेशा लिखूंगा ही, फिर गुड्स कितना मंगा तैयार हुआ 450, है ना। तो टोटल कितना किया 550, दोनों से टैली होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट था और डेबिट, ये दोनों टैली होना चाहिए, ये लिख दिया 550, 500 था इनपुट, 50 के आ गया मेरा अब नॉर्मल गेन, इसे लिखा हुआ यहाँ पर। यह प्रक्रिया खाते के विकलन की ओर दिखाई जाती है, अतः सामान्य हानि उत्पादन की वह इकाई जो समाकलन पक्ष में दिखाई जाती है उसका कुल योग विकलन पक्ष की इकाई से अधिक होता है, वह असाधारण आय है। देखो क्या लिखा है, सामान्य हानि लिखा ना, सामान्य हानि तथा उत्पादन की वह इकाई जो समाकलन पक्ष में दिखाई जाती है, उत्पादन की वह इकाई मतलब कितना हुआ हमारा 450 प्रोडक्शन हुआ, कितना हुआ 550, माइनस करेंगे अपन इनपुट, यह क्या असाधारण आय। क्लियर है, सामान्य क्षय जितना माना जाता है वह केवल अनुमान होता है, सामान्य क्षय जितना माना जाता है वह केवल अनुमान होता है, वास्तव में वह कम या अधिक हो सकता है। यदि वास्तविक क्षय से अधिक हो, यदि वास्तविक क्षय से अधिक हो तो उसे अधिक क्षय को असामान्य क्षय कहते हैं, किंतु यदि वास्तविक क्षय सामान्य रूप से कम हो तो उस भाग को असामान्य बचत कहा जाता है। समझ चुके हो आप, असामान्य क्षति सामान्य बचत से इस रूप से भिन्न है, यह क्रेडिट पक्ष की ओर दिखाई जाती है। असामान्य क्षति कहाँ दिखाते हैं हम लोग, क्रेडिट में दिखाते हैं अब नॉर्मल लॉस, जबकि सामान्य बचत प्रक्रिया खाते के डेबिट पक्ष की ओर दिखाई जाती है। असामान्य बचत प्रक्रिया होगा ना, ये होगा असामान्य बचत प्रक्रिया डेबिट पक्ष की ओर दिखाई जाती है, ठीक है। क्लियर है, तो जो फॉर्मूला वगैरह लिखा है उसको आप
लिख लेना। उसके अलावा अपन आगे चलते हैं यहाँ पर, ये आ गया अपन आगे 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 ये कार्य उपकार्य परिवैंकन और प्रक्रिया परिवैंकन में उपकार्य मतलब यहाँ पर वर्ड क्या होगा, जॉब होगा ना इंग्लिश में, एक मिनट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ, अच्छा ये उपकार्य मतलब था जॉब, ठीक है, पहले बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या अंतर है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सामान्यतः कारखाने के बाहर संपन्न की जाती है। लाइक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो थोड़ी ना कारखाने में बनेगा, उस जगह में जाकर बनेगा ना मेरे भाई। प्रक्रिया खत्म में क्या होता है, कारखाने के अंदर की जाती है। ठेका कार्य आदेश प्राप्त होने पर संपन्न होता है। आदेश मिलेगा तब हम जाके बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। प्रक्रिया कार्य कारखाने में निरंतर चलता रहता है, इसके आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जाती। अब आदेश आए तो अलग बात है ना, नॉर्मली निरंतर चलता रहता है। इसमें उपकार्य दूसरे उपकार्य संबंधित नहीं होता, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक प्रक्रिया को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया की सामग्री होती है। इसमें एक उत्पादन कार्य का उसमें इसमें एक उत्पाद का उत्पाद दूसरे उत्पाद में हस्तांतरित नहीं होता। इसमें क्या होता है, हस्तांतरित होता है। इसमें लागत नियंत्रण कठिन होता है, सही बात है ना, बिल्डिंग की लागत नियंत्रण करना कठिन है, बहुत कठिन है। इसमें क्या होता है, सरलता से हो पाता है। इसमें क्रियामान कार्य का निकालना आवश्यक नहीं है। इसमें कार्य निरंतर नहीं चलता, इसमें कार्य निरंतर नहीं चलता, इसमें कार्य निरंतर चलता है। ठेका कार्य पूरा होने पर ही ठेका लागत ज्ञात की जा सकती है, सिंपल सी बात है। इसमें एक प्रक्रिया की समाप्ति के बाद प्रोसेस एक खत्म हुआ तो प्रोसेस की कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें प्रति इकाई लागत ज्ञात नहीं की जा सकती, इसमें प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सकती है। देखें ना, भाग देकर हम लोग कैसे निकाल रहे थे। यहाँ क्या लिखा है, जॉब कॉस्टिंग। उपकार्य परिवैंकन में इकाई एक व विशिष्ट होती है तथा कार्य विशेष आदेश द्वारा। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, कुछ आपको ऑर्डर मिला, उसका आप क्या करते हो, काम करते हो, उसका बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। आपको ऑर्डर मिला, उसके लिए आप काम करते हो, उसको क्या बोलेंगे, जॉब कॉस्टिंग। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग मालूम है आपको, यह प्रक्रिया क्या होती है, अनेक इकाई में बांटी जाती है तथा इकाई समान प्रकार की होती है एवं उत्पादन में निरंतर बनी रहती है। ये जॉब होने पर प्राप्त होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एक उपकार्य दूसरे उपकार्य संबंधित नहीं होता, ये दूसरे कार्य संबंधित होता है। उपकार्य किसी दूसरे उपकार्य पर निर्भर नहीं होता है, निर्भर होता है। उपकार्य आदेश संख्या के अनुसार प्रत्येक उपकार्य की लागत अलग अलग ज्ञात की जा सकती है। जॉब मिला तो जो आपको ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर के हिसाब से आप कॉस्ट निकालोगे। अब वो कस्टमाइज करने का बोलता है, ऐसे बना के दो, ऐसा बना के, तो अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, औसत लागत निकाली जाती है। एक उपकार्य के समाप्त होने के बाद ही दूसरा उपकार्य की लागत की जा उपकार्य के समाप्त होने के बाद ही उपकार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रोसेस एक फिनिश गुड्स नहीं बना, फिर भी हम लोग हर प्रोसेस की लागत निकाल सकते हैं। एक कार्य को दूसरे पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इसमें हम लोग हस्तांतरित करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। क्रियामण कार्य की गणना करना आवश्यक नहीं है, इसमें क्रियामण कार्य करना आवश्यक है। परिवहन नियंत्रण कठिन होता है ना। समान इकाइयां वाले उत्पादन होने के कारण परिवहन नियंत्रण सरल हो जाता है। और अपना प्रोसेस अकाउंट दिया था, जो समझाना है नीचे अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट इसे पढ़ लेना। बाहर में कमी, अवशिष्ट की बिक्री, ये प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन एवं क्षय। चलो यहाँ तक खत्म होता है प्रोसेस कॉस्टिंग की थ्योरी।